Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है, एवरी मंडे एसटी का डिस्कशन होता है, तो बिल्कुल मंडे आ चुका है और 11 AM हो चुका है। फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आपकी ब्रांच में लास्ट वीक एसटी रही उसका डिस्कशन हम लेकर आ चुके हैं। जनरल अवेयरनेस 11 AM आपका डिस्कशन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं आज की एसटी में जो ये लास्ट वीक एसटी रही, क्या क्वेश्चन थे, क्या उनके आंसर हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। देखिए आपने क्या आंसर किए थे और आंसर भी यहाँ भी करते चलिएगा और देखते चलिएगा क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या एडिशनल पॉइंट भी कुछ ऐड हो रहा है। तो चलिए, फर्स्ट इज 76 नंबर, यानी हमारा जनरल अवेयरनेस का पहला क्वेश्चन जो था एसटी में, वो कुछ इस तरह से था। Who has been nominated as the president of Satyajit Ray Film and Television Institute? SRFTI सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? डायरेक्टली एज अ नॉमिनेशन है, यानी अपॉइंटमेंट तो नहीं बोलेंगे, नॉमिनेशन बोलेंगे। नॉमिनेट किया गया है, तो किसे नॉमिनेट किया गया? फटाफट बताएं, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, है ना। सुरेश गोपी हैं, राज्यसभा एमपी हैं, कमिश्नर हैं, या फिर मानी चेत्रा नंजू हैं। फटाफट बताएंगे आप सभी क्या आंसर आपने मेन कमेंट, क्या आंसर आपने इस एसटी का अपनी एसटी में किया था। फटाफट बताएं, हम लोग चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल आप कनेक्ट तो हो ही चुके हैं, बस फटाफट से आंसर करना शुरू कर दें। चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सुरेश गोपी। ऑप्शन सेकंड आपका क्या होगा? राइट होगा। सुरेश गोपी जी को क्या किया गया है? नॉमिनेट किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा, सुरेश गोपी। ठीक है, डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन है, बस देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट दे रहे हैं। भाई सुरेश गोपी नॉमिनेट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ SRFTI। मलयालम एक्टर एंड पॉलिटिशियन है, मलयालम एक्टर एंड पॉलिटिशियन है, ये भी एडिशनल पॉइंट आप याद रख सकते हैं। सुरेश गोपी इज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कोलकाता बेस्ड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट SRFTI एंड चेयरमैन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। डायरेक्टली इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following banks has launched the Neo for Business platform? निम्नलिखित में से किस बैंक ने Neo for Business प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नॉन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस भी किया था। मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन आप सभी को पता होगा, मॉर्निंग 7 AM होता है, लाइव कनेक्ट हुआ करिए, उसमें आया करिए, है ना, और वहां से नोट्स वगैरह बनाया करिए। बिल्कुल करंट के नोट्स अगर आप आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो आना शुरू करें। ठीक है, डेली सुबह 7 बजे हम आपके साथ कनेक्ट होते हैं करंट अफेयर का सेशन लेकर। चलिए बताइए क्या आंसर किया था आपने अपने एसटीएमएस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है एक्सिस बैंक। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, एक्सिस बैंक। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या कोई एडिशनल पॉइंट है। तो वही बात की है, एक्सिस बैंक ने बिजनेस के लिए नियो लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक के लिए भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME के लिए नियो फॉर बिजनेस नामक लेन देन एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नियो फॉर बिजनेस, है ना, नियो फॉर बिजनेस। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज MIGS स्टैंड्स फॉर? MIGS का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे एब्रीविएशन ये पूछा गया है, MIGS स्टैंड्स फॉर। तो फटाफट बताएं। मिनिमम इनकम ग्रुप स्कीम, मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम, मिडिल इंसेंटिव ग्रुप स्कीम, या मिनिमम इंसेंटिव ग्रुप स्कीम, या मैक्सिमम इंसेंटिव ग्रुप स्कीम। तो फटाफट आप आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर होने वाला है यहाँ पर। तो आप बताइए क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। चलें अगर हम आंसर की तरफ, तो राइट आंसर यहां पर होने वाला है मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है मिडिल इनकम ग्रुप स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफपीओ। व्हाट इज एन एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग? क्या है ना, ये पूछा गया है। व्हाट इज एन एफपीओ? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इट इज इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज इशू ऑफ शेयर्स by the company subsequent to IPO, it is issue of commercial paper by the company, या all of the above, या none of these। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। कैपिटल मार्केट अगर टॉपिक आपने देखा होगा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट का टॉपिक अगर आपने
पढ़ा होगा, डिस्कस किया होगा, समझा होगा, तो आप बिल्कुल अच्छे तरह से आंसर यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप आंसर कर पाएंगे। बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा इट इज इशू फॉर ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी सब्सिक्वेंट टू आईपीओ। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। देखिए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होते हैं, ये जो कैपिटल मार्केट है, देखिए जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो पार्ट में कन्वर्ट होती है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। फाइनेंशियल मार्केट दैट इज मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट किसे बोलते हैं? मनी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? लेस देन 1 ईयर। यहां पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आती हैं। कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मतलब लेस देन 1 ईयर। कैपिटल मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मतलब मोर देन 1 ईयर। ठीक है, अब देखो जो मनी मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है? बहुत ही सिंपल, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने वर्क करना 1988 से ये एग्जिस्टेंस में आ गया था, लेकिन सेबी एक्ट जो आया था ये आया था 1992 में। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होगी। मनी मार्केट में अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे? जो शॉर्ट टर्म होंगे। अब शॉर्ट टर्म जैसे आपका कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गई, टर्म मनी हो गई, फिर आपके कॉमर्शियल पेपर्स हो गए। ठीक है, स्पेस नहीं है तो हम इधर चल देते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए, फिर हम बात करें देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बाद अगर चलें तो ट्रेजरी बिल भी आ जाते हैं यहीं पर। और ट्रेजरी बिल, टी बिल्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम कितने टाइप्स के हैं आप सभी जानते हैं? 3 टाइप्स के, 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप ये सारी चीजें बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं मनी मार्केट के। कैपिटल मार्केट में आ जाएं तो रेगुलेटेड बाय सेबी की बात हो गई। कैपिटल मार्केट ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट।
प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है इशूड न्यू सिक्योरिटीज। प्राइमरी मार्केट में कैसी सिक्योरिटीज आती हैं? इशूड न्यू सिक्योरिटीज। अब कोई भी मार्केट, प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी रहेगी जो अपने शेयर्स को लेकर आ रही है और वो इन्वेस्टर रहेगा जो उस कंपनी के शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड है। इट इज कॉल्ड किस मार्केट का पार्ट होगा? प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है, यानी इशूड सिक्योरिटीज पर क्या होती है? ट्रेडिंग। ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज। ट्रेडेड इशूड सिक्योरिटीज। ठीक है, यहां पर प्राइमरी मार्केट में कंपनी टू इन्वेस्टर, कलर में चेंज कर लूं जैसे आप अलग तरह से इसको, कंपनी टू इन्वेस्टर, ओहो, कंपनी टू इन्वेस्टर। और सेकेंडरी मार्केट में अगर हम बात करें तो इसको हम यहां पे फिगर बना देते हैं, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रेडिंग होती है। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, यहां पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, चलिए इधर आ गए भाई। अब आ जाओ, सेकेंडरी मार्केट जो है शेयर मार्केट एंड डीलर मार्केट का पार्ट हो जाती है। जो प्राइमरी मार्केट है ये दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है, आईपीओ एंड एफपीओ। आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ कैसी कंपनीज लेकर आती हैं? अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लेके ही इसलिए आती हैं जिससे वो लिस्टेड हो, और एफपीओ दैट इज लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं। यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करता है, आईपीओ कहलाता है। जब कोई कंपनी अपने शेयर को सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम ऑफर करता है, लेकर आता है, तो वो क्या कहलाता है? एफपीओ कहलाता है। और जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आएगी तो वो विद इन अ वीक लिस्ट हो जाएगी, और लिस्टेड कंपनी जो भी अपने शेयर्स पब्लिकली ऑफर करती हैं, एफपीओ कहलाते हैं। यानी आईपीओ की डेफिनेशन अगर हम बोलें आपसे बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलें, तो आईपीओ को हम किस इस तरह से आपको समझा सकते हैं कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करती है, आईपीओ कहलाता है। दूसरी तरह से जब कोई कंपनी अपने आप को किसी ना किसी शेयर मार्केट में लिस्ट कराना चाहती है, लिस्ट कराने के लिए अपने शेयर को लेकर आती है, इट इज कॉल्ड आईपीओ कहलाता है। एफपीओ जब कोई कंपनी दूसरी बार अपने शेयर को पब्लिकली ऑफर करती है, एफपीओ कहलाता है। क्लियर है? आईपीओ अनलिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं और एफपीओ लिस्टेड कंपनीज लेकर आती हैं। आईपीओ एफपीओ का फुल फॉर्म यहां पर हम देख लेते हैं, स्पेस ना होने की वजह से वहां पर। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। FPO that is follow on public offering। ठीक है, दोनों ही पार्ट किसका होते हैं? प्राइमरी मार्केट का। क्लियर है भैया? चलो, आई होप बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस पार्ट को समझा होगा जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां से पूछा था, गिल्ट एज मार्केट किस मार्केट का पार्ट है? तो गिल्ट एज मार्केट जो होती है डियर, ये आपकी लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। क्या होती हैं? लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। अब जो लॉन्ग टर्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है तो पार्ट किसका होगी? कैपिटल मार्केट का। लेकिन रेगुलेट इसे कौन करता है? ये एक्सेप्शनल केस है, रेगुलेट कैपिटल मार्केट का पार्ट है तो सेबी को करना चाहिए, लेकिन रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता। कई बार इंटरव्यू और एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, रूल को ये फॉलो नहीं करता है ना। तो आई होप बिल्कुल इतना अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको फिर लगेगा ये इरेज करना पड़ेगा और फिर फाइनल हमारा एक्सप्लेनेशन आएगा। आई होप इतना बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से।
अगर आप पसंद कर रहे हैं इस चीज को तो फटाफट से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस डिस्कशन को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में मैंने आपके 5 मिनट, 3 से 4 मिनट, 5 मिनट में आपको डिस्कस करने की कोशिश की है, एक छोटी सी कोशिश है ना। चलो, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की तरफ चलें तो इसको हमें इससे पहले इरेज करना होगा, तो चलिए मैं जा रहा हूं अब इसको इरेज करने, और ये मैंने किया इसको इरेज। ठीक है, चलो क्या आ रहा है भाई, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफ ऑफरिंग इज एन इशुएंस ऑफ स्टॉक सब्सिक्वेंट टू द कंपनीज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी पेशकश के बाद, यानी आईपीओ जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिकली ऑफर लेकर आएगी तो वो आईपीओ कहलाएगा। इसके बाद जब कोई नया शेयर लेकर आएगी तभी वो क्या कहलाएगा, एफपीओ कहलाएगा। तभी इस ऑप्शन के साथ गए हैं, ऑप्शन सेकंड आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, टू पुट एन इनडायरेक्ट चेक ऑन द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ वेरियस आइटम्स, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर इसेंशियल आइटम्स टू द वुलनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू फार्मर्स, या ऑफ द अबव, या नॉट ऑफ दीज। तो बताएं किस आंसर, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखें राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ऑप्शन सेकंड, प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स एंड अदर essential items to the vulnerable section of the society। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भाई, समाज के कमजोर वर्ग को खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं क्या उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या है, उद्देश्य है। ऑप्शन सेकंड राइट हो। चलिए, आरटीजीएस लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है भाई, आरटीजीएस की अपर लिमिट क्या है। आरटीजीएस पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट क्या है भाई, 2 लाख। RTGS, that is real time gross settlement। और RTGS की बात हो, NEFT की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। NEFT that is नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, अब देखो बहुत ही बेसिक से डिफरेंस है भाई, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। 2 लाख रुपए का मिनिमम लिमिट है आरटीजीएस में, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है, नो लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है किसकी, आरटीजीएस की। राइट आंसर ऑप्शन फिफ्थ हो जाएगा। एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस क्या है ये समझो, रियल टाइम आरटीजीएस में रियल टाइम ट्रांजेक्शंस होते हैं, एनईएफटी में रियल टाइम ट्रांजेक्शंस नहीं होते हैं, कुछ टाइम लेते हैं। लेकिन अब दोनों ही सर्विसेज आरबीआई के द्वारा 24/7 इन ऑल 365 डेज कर दी गई है, इन ऑल 365 डेज कर दी गई है आरबीआई के द्वारा बहुत पहले से ही। ठीक है, इसके साथ ही एनईएफटी में मिनिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 रुपए से लेकर मैक्सिमम कितना भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। लेकिन आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, कोई लिमिट नहीं है। चलिए, the acronym RTGS refers to real-time gross settlement. The minimum amount to be remitted through the RTGS 2 lakh. There is no upper limit selling of RTGS transaction. आपको पहले ही बताया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया भाई। When is the Earth Day celebrated? फटाफट बताएं। तो राइट आंसर आएगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। सेम आपका देखिए एक्सप्लेनेशन आ गया है, अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट ऑन 22 अप्रैल, डिमॉन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फर्स्ट हेल्ड ऑन 22 अप्रैल 1970। पहली बार कब मनाया गया था, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइम 1970 में मनाया गया था, 1970 में मनाया गया था। इट नाउ इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ इवेंट कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय अर्थ डे इंक्लूडिंग 1 बिलियन पीपल इज मोर देन 193 कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा 22 अप्रैल। बहुत ही सिंपल सा है, आपको पता होगा सभी को। नेक्स्ट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, व्हेन वाज द इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इनकॉर्पोरेटेड।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताएं। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, डायरेक्टली वन लाइनर टू द पॉइंट क्वेश्चन है। 17 अगस्त 2016, 1 जुलाई 2016, 1 अप्रैल 2016, 7 जनवरी 2016 या फिर 10 दिसंबर 2016। राइट आंसर है 17 अगस्त 2016। डायरेक्टली वन लाइनर है, आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन भी देखिए आ गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अगस्त 16 अगस्त 2016 अंडर कंपनीज एक्ट। देखो कंपनीज एक्ट 2013 यहाँ पे यूज किया गया एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करता है। इसके साथ ही 100% शेयर जो यहाँ पर इक्विटी है वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Whenever RBI does some open market operation transaction, actually it wishes to regulate which of the following। जब भी आरबीआई कुछ खुले बाजार परिचालन लेन देन करता है तो वास्तव में वह निम्नलिखित में से किसे विनियमित करना चाहता है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉपिक आता है मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत डिटेल में हम लोग वहां पर डिस्कस करते हैं इसको। आरबीआई जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस में ट्रांजेक्शन्स करता है तो वो एक्चुअल क्या रेगुलेट करना चाहता है। ऑप्शन है आपके इन्फ्लेशन, एटीएम, बोरोइंग पावर ऑफ द बैंक्स, फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने। भैया किसको कंट्रोल करता है, आरबीआई के सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वही यहाँ पर आंसर है। तो राइट आंसर क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेगुलेट करना आरबीआई का वर्क है। और आरबीआई ने कितना बोला हुआ है कि भाई इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कितना रहना चाहिए, 4 ± 2। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब जैसे देखो होता क्या है, एक तरफ है आरबीआई और दूसरी तरफ है मार्केट। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट ऑपरेशन खुली बाजार प्रक्रिया में क्या, ये A4 साइज का व्हाइट कलर का प्लेन पेपर है ना, ये A4 साइज का व्हाइट कलर का प्लेन पेपर है और ये इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, क्या है ये, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। और ये 5 फेब आज की डेट ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, 5 फेब 2024। यहाँ पे हमने लिख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया 5000 CR, 5000 करोड़ की। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, अप्रूव। तो अब ये जो पेपर है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5000 करोड़। इसी को ओपन मार्केट में सेल करना, परचेज करने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया ओएमओ कहलाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, खुली बाजार प्रक्रिया कहलाती है। अब इसमें देखो होता क्या है, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल की जाती हैं ये हमेशा किस पर सेल होती हैं, डिस्काउंट पे। किस पे सेल होती हैं, डिस्काउंट पे। अब मार्केट इसको परचेज क्यों करेगी, डिस्काउंट पे मिल गया। और मेनली डिस्काउंट यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो कौन सा डिस्काउंट होगा, बैंक रेट का डिस्काउंट होगा। तो मार्केट, अब हमने मान लिया कि भाई कहाँ पे, ये था आपका मार्केट, मार्केट में मनी फ्लो बहुत अधिक बढ़ा हुआ था। अब जब मार्केट को पता चलेगा कि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन में ये सिक्योरिटी लेकर आया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये जो मनी फ्लो है मार्केट से ये उठेगा और आरबीआई के पास आ जाएगा और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट ले जाएगा। तो मार्केट में मनी फ्लो क्या हो जाएगा, कम। और जब मार्केट में मनी फ्लो कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, कम। और जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कम। ठीक है, तो आरबीआई क्या कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ पाए होंगे आप बिल्कुल। अच्छा एक और बात समझ लो, ओएमओ की बात हुई ही है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी अमाउंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ सकती है, नो लिमिट, अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। दूसरी बात, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आती हैं कैसी सिक्योरिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज होती हैं। कैसी सिक्योरिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। अब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का मतलब मोर देन 1 ईयर। क्लियर है इतनी बात, चलिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है व्हेनेवर। चलिए अच्छा हाँ, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं ले लो फटाफट से, हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसको हम रफ कर देंगे, कर दे, ये लो कर दिया। Whenever RBI does some open market operation transaction, it wishes to regulate inflation. ठीक है, चलो। When did the regional rural bank start functioning
इन इंडिया। भाई भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कब से कार्य करना शुरू किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। आरआरबीज जो है कब से काम करना इन्होंने शुरू किया? तो आरआरबीज की अगर बात करें, रीजनल रूरल बैंक, इन्होंने डियर वर्क करना 2 अक्टूबर का दिन था, गांधी जयंती का दिन, 2 अक्टूबर 1975 से वर्क करना शुरू किया था। और ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? बाय द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको सेटअप किया गया था। किनको? आरआरबीज को, रीजनल रूरल बैंक को। इनिशियल स्टेज में 5 आरआरबीज ओपन किए गए थे। आरआरबीज का जो कॉन्सेप्ट है रीजनल रूरल बैंक का डियर वो ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भैया 50% की शेयर होल्डिंग हम देंगे, स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि तुम्हें 15% शेयर होल्डिंग देनी है। अब इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जहां पे मैक्सिमम शेयर किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे वो स्पॉन्सर बैंक होंगे इनके, या फिर पेरेंट बैंक भी बोल सकते हैं। स्पॉन्सर बैंक होंगे, पेरेंट बैंक होंगे किसके? आरआरबीज के। तो फाइनली यहां पर उनकी शेयर होल्डिंग कितनी रहेगी? 35%। ठीक है, तो स्पॉन्सर बैंक, पेरेंट बैंक 35%, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक सेटअप कब हुए? नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर 2 अक्टूबर 1975। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक का जो ये शेयर होल्डिंग है ये कभी भी 51 से कम नहीं होनी चाहिए। ये मैंडेटरी है, 51% रहनी चाहिए, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेंगे किसका? पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, कि 51% शेयर तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो 85 है, आप 51 की बात कर रहे हैं। भाई जब एस्टेब्लिश हुआ था तब था, है ना, जब एस्टेब्लिश हुआ था तब था। टाइम के साथ शेयर होल्डिंग कम और ज्यादा होती रहती है। ठीक है, चलो आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1975। ठीक है, चलो पहला ग्रामीण बैंक था कौन भाई? प्रथमा ग्रामीण बैंक। इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था? सिंडिकेट बैंक था, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम कौन से इसका स्पॉन्सर बैंक है? पीएनबी। हेडक्वार्टर कहां है? मुरादाबाद, यूपी के मुरादाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। एक्सप्लेनेशन आ गया, फाइनली देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक EBRD का मुख्यालय कहाँ है भाई? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो फटाफट बताएं भाई राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, कहाँ मुख्यालय है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आप बताएंगे। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा यूके का लंदन, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज इन लंदन, यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नीति आयोग सेतु स्टैंड्स फॉर? नीति आयोग के अंतर्गत सेतु का अर्थ क्या है? स्टाफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिट, स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिट, स्किल एजुकेशन एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन, या नॉन ऑफ दीज? तो फटाफट करेंगे आप आंसर, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में? चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ऑप्शन 4, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बैंक की प्रमुख कमाई वाली संपत्ति है ना? बैंक की प्रमुख कमाई वाली संपत्ति है सेविंग डिपॉजिट, चेकिंग डिपॉजिट, लीगल रिजर्व्स, लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर, या नॉन ऑफ दीज? बताएं फटाफट।
क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का? हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर्स। भाई लोन ही बैंकों की मेन इनकम का सोर्स है ना। और बैंक लोन भी किसके बिहाफ पे देता है? हमारे और आप। अगर हम और आप बैंक में डिपॉजिट करना बंद कर दें तो बैंक क्या रन कर पाएगा? कहां से कर पाएगा भाई? बैंक के पास दो तरह की कैपिटल होती है, इनिशियल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, जिससे बैंक वर्किंग करना शुरू करता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन भी निकल कर आ रहा है। द मेजर अर्निंग एसेट्स ऑफ बैंक इज लोन एक्सटेंड टू देयर कस्टमर। चीन और सीरिया के बीच औपचारिक रूप से किस प्रकार की साझेदारी की घोषणा की गई है? चीन और सीरिया, व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप वाज फॉर्मली अनाउंस्ड बिटवीन चाइना एंड सीरिया? इकोनॉमिक अलायंस, मिलिट्री कोalition, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर इन्वायरमेंटल कोलैबोरेशन? बताएं क्या आंसर किया आपने? हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है डियर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब जानते हैं? ये कमिटेड होते हैं दोनों ही उस बात के लिए। ऐसा नहीं कि आज पार्टनरशिप कर ली और कल कहा भाई अपने अपने रास्ते, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सीरिया एंड चाइना डिक्लेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एज पार्ट ऑफ एशियन गेम्स डिप्लोमेसी इन अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट। सीरिया और चीन ने एशियाई खेलों में कूटनीतिक हिस्से के रूप में रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। एक महत्वपूर्ण राजनयिक विकास में चीन और सीरिया ने औपचारिक रूप से रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की घोषणा की है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है भैया? अब देखो ये क्वेश्चन इनएप्रोप्रिएट है। क्यों इनएप्रोप्रिएट है? उस टाइम अप्रोप्रिएट था, अब तो नंबर्स बढ़ गए हैं, है ना। लेकिन फिर भी उस टाइम 9 किए गए थे डायरेक्टली एक साथ, तो पूछ दिया गया है ना। लेकिन अब ये रिलेवेंसी इसकी नहीं रही है ना। एक साथ शुरू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11 राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क के भीतर 25 वंदे भारत ट्रेन परिचालन में है। तो सभी की सारी नरेंद्र मोदी जी ने झंडी दिखाई थी, हरी झंडी दिखाई थी। ये करंट में था उस टाइम पे, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो गया। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा करने वाले 12U2 समूह में कौन से 4 देश शामिल हैं? Which 4 countries make up the 12U2 group that announced the joint space venture? India, Iran, UK, UAE, India, Israel, US, UAE, Indonesia, Italy, Ukraine, UAE, India, Israel, UK, Ukraine, Iraq, Ireland या फिर US, UAE? बताएं क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में? राइट आंसर है इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली यहां पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल देख लें, है ना। तो चलिए हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। 12U2 ग्रुप ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई। भाई भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई 12U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। न्यूयॉर्क ने 12U2 समूह के तहत ये जो देश हैं भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात ने एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण लॉन्च करना। वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किसने रखी? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है भाई आपके लिए। Who laid the foundation stone of the international cricket stadium in वाराणसी? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी या फिर अमित शाह? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। उत्तर प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। क्रिकेट के जरिए पूरी दुनिया भारत से जुड़ रही है। नए देश अब क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है?
फटाफट से बताएंगे भाई 15 सितंबर, 20 सितंबर, 25 सितंबर या फिर 1 सितंबर या फिर 5 ऑफ नवंबर। फटाफट बताएंगे क्या आंसर किया था आपने अपना इस क्वेश्चन का। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 25 ऑफ सितंबर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फाइनली दिया हुआ है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज एन एनुअल सेलिब्रेशन ऑब्जर्व्ड ऑन 25 सितंबर। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2023 थीम, द थीम ऑफ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे दिस ईयर इज फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। इस वर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम क्या रही थी? फार्मेसी सुदृढ़ीकरण स्वास्थ्य प्रणालियां। ठीक है, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। तो ऑप्शन आपका ये राइट होगा। क्लियर इतनी बात? तो आई होप इतना पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड है। चलिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं। टू प्रमोट अर्बनाइजेशन, टू बूस्ट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टू अचीव क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज, टू इरेडिकेट पॉवर्टी, टू इंप्रूव इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। तो बताएं क्या आंसर किया था आपने इस क्वेश्चन का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर है टू अचीव क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिया हुआ है भारत ने 75% गांवों के रूप में स्वच्छता का जो एक पैमाना है वो हासिल किया है। देश ने स्वच्छ भारत मिशन चरण सेकंड के तहत एक और बड़ा मील का पत्थर हासिल किया। देश में कुल गांवों में 3/4 75% गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं 75%। कुछ दिन पहले ही ये डेटा निकल कर आया था, है ना। तो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड है टू अचीव क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओपन डेफिकेशन फ्री कितने परसेंट हुए? 75%। ये बात ध्यान रखनी है। चलो, पहले वित्तीय वर्ष में एप्पल ने भारत में कौन सा उत्पाद मील का पत्थर पार किया है? कौन सा मतलब टारगेट अचीव किया है इन्होंने? इन द प्रीवियस फिस्कल ईयर व्हाट प्रोडक्शन माइलस्टोन डिड एप्पल क्रॉस इन इंडिया? फटाफट बताएंगे। ऑप्शन दिए हुए $1 बिलियन, $3 बिलियन, $5 बिलियन, $7 बिलियन या फिर $10 बिलियन। फटाफट से बताएं। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है $7 बिलियन। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, $7 बिलियन। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, चलिए देख लेते हैं एक बार। एप्पल ने भारत में उत्पादन को 5 वर्षों में 5 गुना से अधिक बढ़ाकर $40 बिलियन करने की योजना बनाई है। प्रसिद्ध आईफोन निर्माता एप्पल भारत में अपने विनिर्माण कार्यों का उल्लेखनीय रूप से विस्तार करने के लिए कमर कस रहा है। सरकारी सूत्रों की रिपोर्ट है कि कंपनी का लक्ष्य अगले 4 से 5 वर्षों के भीतर देश में अपना उत्पादन 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग $40 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान इन्होंने रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, $7 बिलियन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताएं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच वेटरन एक्ट्रेस हैज बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 ईयर? किस दिग्गज अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? शर्मिला टैगोर, वहीदा रहमान, रेखा, हेमा मालिनी या फिर जया बच्चन? तो फटाफट बताइए क्या आंसर किया था आपने अपने इस क्वेश्चन का अपनी एसटी में। फटाफट से आप सभी बताएंगे। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आ रहा है वहीदा रहमान। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है डियर, वहीदा रहमान। एक्सप्लेनेशन भाई, अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। अनुभवी अभिनेता वहीदा रहमान को इस साल के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। महान अभिनेता ने गाइड और
रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में काम किया है। तो वहीदा रहमान बिल्कुल आप सभी जाना माना जाना पहचाना नाम है वहीदा रहमान। इनको दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एनुअली? विश्व पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 27 अगस्त, 27 सितंबर, 27 अक्टूबर, 27 नवंबर या 27 ऑफ दिसंबर? फटाफट बताएं क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करें। बताएं क्या आंसर किया था आपने, फटाफट बताएं। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 27 ऑफ सितंबर। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा 27 सितंबर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं भाई। विश्व पर्यटन दिवस दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। समारोह का उद्देश्य पर्यटन के महत्व और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। तो राइट आंसर आपका 27 ऑफ सितंबर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। Which two companies are collaborating to develop AI solutions? AI समाधान विकसित करने के लिए कौन सी दो कंपनियां सहयोग कर रही हैं? ऑप्शन है आपके इन्फोसिस एंड गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन, इन्फोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट या फिर फेसबुक एंड इन्फोसिस। फटाफट बताएंगे क्या आंसर होने वाला है। क्या आंसर आपने किया था अपनी एसटी में? एआई समाधान विकसित करने के लिए दो कंपनियां सहयोग कर रही हैं, कौन सी दो कंपनियां हैं फटाफट बताएं। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर जो आपका निकल कर आ रहा है वो आ रहा है इन्फोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं जिसमें हम सभी को ये पता चल रहा है आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी, अभी से ही है ना, जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट रिपोर्ट आई किसकी? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कि अभी जो दिस ईयर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 5.1% है, ये इंक्रीज होकर 15.2% पहुंच जाएगा। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। चलें नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए दिया हुआ है। एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी की है। अगली पीढ़ी की डिजिटल सेवाओं और परामर्श में वैश्विक नेता इन्फोसिस ने घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ संयुक्त रूप से उद्यमी उद्योग अग्रणी समाधान विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, जो इन्फोसिस, टोपाज, एंज्योर, ओपेनएआई सर्विस और एज्योर कॉन्जेक्टिव का लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड मैरीटाइम डे इन रायन 23? 2023 में विश्व समुद्री दिवस का विषय क्या रहा है, ये आपसे पूछा गया है। थीम पूछी गई है सेफ्टी फर्स्ट इन शिपिंग, प्रोटेक्टिंग आवर ओशियंस, मोर पोल एट 50, आवर कमिटमेंट गोज ऑन, या सेफ गार्डिंग द फ्यूचर, या नेविगेटिंग द सीज टुगेदर। फटाफट आंसर करेंगे, बताएंगे क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में। फटाफट बताएं क्या आंसर रखा था, क्या आंसर आपने किया था, कंसीडर किया था। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखेंगे और फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ भी चलेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन थर्ड, मोर पोल एट 50, आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, डायरेक्टली कोई भी डे रहता है इंपॉर्टेंट रहता है, कब मनाया गया, क्या उसकी थीम रही है। चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है भाई। बहुत ही लंबा सा एक्सप्लेनेशन आ रहा है। विश्व समुद्री दिवस की जो थीम है 2023 की, विषय क्या रहा है? मोर पोल एट 50, हमारी प्रतिबद्धता जारी है। यह विषय एक मजबूत नियामक के ढांचे के माध्यम से शिपिंग के प्रभावों से पर्यावरण की सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के व्यापक इतिहास को रेखांकित करता है और इस महत्वपूर्ण मिशन के प्रति इसके चल रहे समर्पण पर प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट था। और इसके साथ ही थीम जो है हमने देखी वर्ल्ड मैरीटाइम डे की, लेकिन ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, फटाफट आप बताएं कब इसको हम मनाते हैं, है ना। फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आई होप आपने सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। आप अगर एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और आपको नहीं पता
तो पता कर लीजिए मॉर्निंग 7 AM करंट अफेयर सेशन होता है लाइव, उसमें कनेक्ट हुआ करिए। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके साथ चीजों को लेकर आते हैं, है ना। तो डेली लाइव कनेक्ट हुआ करिए सुबह 7 बजे, और उसका पीडीएफ भी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, क्वेश्चन भी होते हैं, रैपिड फायर राउंड भी होता है, बहुत सारी चीजों के साथ कंपाइलेशन होता है ना। तो बिल्कुल जुड़ा करें सुबह 7 बजे लाइव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डैफ्ने सिपर्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट, सी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। भाई डैफ्ने सिपर्स ने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बैडमिंटन, आर्चरी, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स या फिर गोल्फ। फटाफट बताएं, है ना, क्या आंसर किया था आपने अपनी एसटी में इस क्वेश्चन का। तो फटाफट से बताएं भाई, न्यूज में रहा था डैफ्ने सिपर्स। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर है आपका एथलेटिक्स। तो ये कौन है भाई, एथलेटिक्स से बिलोंग करती हैं। चलिए देखते हैं भाई, एथलेटिक्स फॉर्मर वर्ल्ड स्प्रिंट चैंपियन है, स्कीपर्स हैं, अनाउंस रिटायरमेंट, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रही हैं डैफ्ने सिपर्स, अनाउंस हर रिटायरमेंट, टेलिंग हर सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने ये जानकारी दी। 31 ईयर ओल्ड है, फ्रॉम नीदरलैंड से, नीदरलैंड वॉन द गोल्ड इन 200 मीटर एट 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बीजिंग एंड अगेन इन लंदन 2 years later। भाई इनकी बात करें तो एथलेटिक्स पूर्व विश्व स्प्रिंट चैंपियनशिप हैं, सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, 2 बार की विश्व चैंपियन रही हैं, धावक हैं। डैफ्ने सिपर्स ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हुए अपने सोशल मीडिया फॉलोवर्स को बताया कि दौड़ यहीं रुकती है। नीदरलैंड के 31 वर्षीय खिलाड़ी ने 2015 में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था, बीजिंग में विश्व चैंपियनशिप में, और 2 साल बाद फिर लंदन में भी जीता था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन कंप्लीट होता है। आई होप आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। जहां पर डिस्कशन का पॉइंट बना वहां हमने डिस्कस किया, जहां आंसर का पॉइंट बना आंसर हमने देखा, और एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ हमने शेयर किया है। ठीक है, तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। इसी तरह से एवरी मंडे कनेक्ट हुआ करिए, और मॉर्निंग करंट अफेयर सेशन में जरूर आया करिए, जो कि सुबह 7 बजे होता है। वीकली सेशन संडे मॉर्निंग 7 AM, मंथ कंप्लीट होने पर मंथली सेशन, और बजट बिल्कुल आ चुका है, बजट पर भी एक स्पेशल सेशन है, उस सेशन को भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेशन पसंद किया है तो फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में 7 AM, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.